नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए विनय कुमार पाठक जी की एक रचना जो बीत गई सो बात गई लेकर आई हूँ। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जो बीत गई सो बात गई। आज तुम्हारे प्रेमी विराट का फ़ोन आया था। पवन ने घर में घुसते ही रमा से कहा। सन्न रह गई रमा, क्या कहे कुछ समझ नहीं पाई। अपना बैग पैक सेंटर टेबल पर रखकर पवन बोला, वह चाहता है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं ताकि वह तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह सके। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए पवन रमा को देखता रहा। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब उसे मेरे साथ रहने का मौका मिला था तब तो वो भाग खड़ा हुआ था। अब यह संभव नहीं है। मैं उससे बात करूंगी, रमा ने कहा। देख लो, अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पवन ने कहा। कैसी बातें करते हो, एक सिरफिरे की बात को इतनी गंभीरतापूर्वक ले रहे हो, रमा ने आवेश में कहा। सिरफिरा तुम्हारा प्रेमी ही तो है, कैसे उसकी बातों को गंभीरता से न लूं, पवन ने कहा। रमा भी थोड़ी देर पहले ऑफिस से आई थी। इस बीच रमा चाय बना चुकी थी। उसने चाय और स्नैक्स लाकर टेबल पर रख दिए। पवन भी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर ड्राइंग रूम में आ गया। हमेशा की तरह टीवी ऑन कर समाचार देखने लगा। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था और यह स्वाभाविक भी था। रमा रसोई में आ गई। शाम का खाना प्राय वही बनाया करती थी। पवन कभी कभार सहायता कर दिया करता था। सुबह बाई आ जाती थी। रमा रसोई में काम करते हुए बीते दिनों के ख्यालों में खो गई। विराट और वह एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और संयोग से एक ही कंपनी में उन्हें काम भी मिला था। साथ साथ काम करते हुए न जाने कब वे सहपाठी से अच्छे दोस्त बन गए, फिर सहकर्मी और उसके बाद प्रेमी। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। दोनों ने निर्णय लिया था जीवन भर साथ निभाने का। इधर रमा के पिता उसके लिए लड़का देखने लग गए थे। रमा मौके की नजाकत समझ रही थी। कहीं उसकी शादी तय कर दी गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उसने पहले ही अपनी माँ सुभद्रा के जरिए पिता राजेंद्र कुमार को खबर दे दी कि वह विराट से शादी करना चाहती हैं। विराट के बारे में जानकारी लेने पर उसके पिता शादी के विरुद्ध हो गए। एक तो उनकी नज़र में लड़की का खुद शादी के लिए लड़का चुनना अपने आप में गलत था और लड़का दूसरी जाति का भी था। वे इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। रमा को विश्वास था कि यदि विराट प्रस्ताव रखेगा तो उसके पिता मान जाएंगे। अतः उसने विराट को अपने पिता से बात करने के लिए कह दिया। विराट ने एक दिन उसके पिता के मोबाइल पर कॉल किया। अनजान नंबर देखकर यह सोचते हुए कि न जाने कौन होगा, उन्होंने फ़ोन उठाया। रमा को मालूम था कि विराट उसके पिता को फ़ोन करने वाला है। उसका पूरा ध्यान पिता के फ़ोन पर था। हेलो, राजेंद्र जी ने कहा। नमस्ते अंकल, मैं विराट बोल रहा हूँ, विराट ने नम्रतापूर्वक कहा। कौन विराट? राजेंद्र जी ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि विराट कौन है। रमा ने बताया था। जी, मैं रमा के ऑफिस में काम करता हूँ। मेरी रमा के साथ बहुत अच्छी मित्रता है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, विराट ने कहा। देखो बेटा, तुम लोग शादी कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर इसके बाद मेरा रमा से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, राजेंद्र जी ने बेरुखी से कहा। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? विराट ने आश्चर्य से कहा। जैसी भी बातें कर रहा हूँ, मेरी निगाह में जो सही है वही कह रहा हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम दोनों की शादी से। दोनों बालिग हो, अपना निर्णय ले सकते हो। मैं भी बालिग ही हूँ और स्वतंत्र निर्णय ले सकता हूँ कि किससे संपर्क रखना है और किससे नहीं।
राजेंद्र जी ने सख्त लहजे में कहा, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से आप अपनी बेटी से रिश्ता ख़त्म कर लें। थैंक यू अंकल, कह कर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था विराट ने। रमा समझ गई थी कि उसके पिता ने बेरुखी से विराट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। गुस्से में ही सही एक उचित बात की थी उन्होंने कि दोनों बालिग हो, अपना निर्णय ले सकते हो, और रमा ने निर्णय ले लिया था। अगले दिन उसने विराट से कहा, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ संबंध विच्छेद करना पड़े, विराट ने कहा। रमा ने विराट को समझाने की कोशिश की। घर वाले प्रारंभ में विरोध करते हैं और कुछ वर्षों के बाद वे हमें अपना लेंगे। जब तक तुम्हारे पिताजी राजी नहीं होंगे, मैं यह शादी नहीं करूँगा, विराट ने स्पष्ट कह दिया था। क्या करती रमा, चुप लगा गई। कुछ दिनों के बाद रमा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। उसे अच्छा लगा क्योंकि अब उसे रोज़ विराट के सामने नहीं आना पड़ता था। विराट ने अपने सिद्धांत के आगे प्यार को छोटा जो कर दिया था। इस बीच घरवालों ने उसकी इच्छा पूछी। रमा ने कहा, मेरी मर्जी से शादी तो होने वाली नहीं, अब आप लोग जो समझो करो। फिर शादी के लिए लड़के की तलाश हुई और एक अच्छा सा लड़का मिल भी गया। शादी तय कर दी गई, सगाई हो गई। इस बीच विराट को न जाने क्या हुआ, उसने रमा के मोबाइल पर कॉल किया। रमा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, हम कोर्ट मैरिज कर लें। जब कोर्ट मैरिज करना था तब तो तुम बड़े आदर्शवादी बन गए थे, अब यह संभव नहीं। मेरी सगाई हो गई है और शादी का दिन भी निश्चित हो गया है। अगले हफ्ता ही मेरी शादी है, अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है, रमा ने दुखी पर सख्त लहजे में कहा। सगाई ही तो हुई है, शादी भी टूट जाती है, सगाई क्या चीज़ है, विराट बोला। मैं उस निर्दोष व्यक्ति को क्यों बदनाम करूं, जिसका कोई कसूर नहीं। यदि अब मैं सगाई तोड़ दूंगी तो उसकी कितनी बदनामी होगी। अब तुम इन बातों को भूल जाओ, मैं भी भूल गई हूँ, रमा ने दृढ़ता से कहा। कैसे भूल सकता हूँ रमा, कितने हसीन पल बिताए हैं हम दोनों ने। सारे हसीन पलों को तुमने दुःस्वप्न में बना दिया, एक सिद्धांतवादी निर्णय लेकर, और अब उस निर्णय पर अडिग भी नहीं रह सकते। अब कुछ नहीं हो सकता, रमा ने कहा और फ़ोन काट दिया। विराट बार बार फ़ोन करता रहा पर रमा ने फ़ोन नहीं उठाया। रमा यही सोच रही थी कि विराट स्थिति को समझकर शांत हो जाएगा, पर जब पवन ने शादी से एक दिन पहले उसे फ़ोन कर पूछा कि क्या वह अपनी मर्जी से शादी कर रही है, तो वह चौंक गई। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप, रमा ने पूछा। मेरे पास विराट नाम के लड़के का फ़ोन आया था, उसने बताया कि वह तुमसे शादी करना चाहता है और तुम भी उससे शादी करना चाहती थी। घर वालों के दबाव में तुम मुझसे शादी कर रही हो, पवन ने कहा। ऐसी नीचता पर उतर जाएगा विराट, रमा ने सोचा भी नहीं था, पर अभी तो पवन को जवाब देना था। हम एक दूसरे के साथ स्कूल से ही हैं, एक ही कंपनी में एक ही शहर में काम भी करते थे। वह मेरा अच्छा दोस्त भी था और प्रेमी भी, पर मेरे घर वाले उसके विजातीय होने के कारण उसके साथ मेरी शादी के लिए तैयार नहीं थे। मैं तैयार थी, पर घर वालों की सहमति के बिना शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं घर वालों की मर्जी से शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब वह मेरे लिए भूतकाल की बात है। हाँ, यदि यह जानकर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो आप स्वतंत्र हैं, रमा ने बगैर किसी लाग लपेट के स्थिति को स्पष्ट कर दिया। यह जानकर कि वह तुम्हारा प्रेमी था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि तुम स्वेच्छा से मुझसे शादी कर रही हो या किसी दबाव में, पवन ने पूछा। विराट से मेरी शादी हो नहीं सकती, किसी से शादी तो करना है। मेरे घर वालों ने यह शादी तय की है और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, रमा ने कहा। जब तुम तैयार हो तो कोई विराट या कोई सम्राट क्या करेगा, उसे बकने दो, पवन ने कहा। रमा को बड़ी राहत महसूस हुई। यदि पवन शादी के लिए इनकार कर देता तो उसके घर वालों की
बहुत ही अप्रिय स्थिति होती। इसके बाद दोनों पति पत्नी खुशहाल जीवन जी रहे थे। आज 2 वर्ष बाद पवन को फिर से फ़ोन कर विराट ने उसके शांत जीवन में खलबली मचा दी थी। विराट बीच बीच में इस तरह की हरकत कर दिया करता था। जब उसे निर्णय लेना था उस समय तो निर्णय लिया नहीं, और अब जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो उटपटांग हरकत कर रहा है। खाना बना लेने के बाद जब वह ड्राइंग रूम में आई तो पवन से कहा, टीवी का वॉल्यूम कम कर दो, मुझे बात करनी है। उधर जाकर बात कर लो ना, पवन ने कहा, तुम्हारे सामने बात करनी है। कहकर रमा ने टीवी को म्यूट कर दिया। फिर उसने विराट को फ़ोन मिलाया। विराट खुश होकर बोला, हेलो रमा, मुझे मालूम है कि तुम पागल हो चुके हो। आज तुमने फिर मेरे पति को फ़ोन करके परेशान किया। अंतिम चेतावनी है तुम्हें। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के बारे में पढ़ लो। अगर तुमने मुझे या मेरे पति को फ़ोन किया तो इसी धारा में तुम्हारे खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराऊंगी। एक एफआईआर हो जाने पर कंपनी तुम्हारे साथ क्या करेगी तुम अच्छी तरह जानते हो। गुड बाय। रमा ने विराट के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना फ़ोन काट दिया और पवन के बगल में जाकर बैठ गई। उसने टीवी को अनम्यूट कर दिया। पवन प्रशंसा भरी निगाहों से रमा को देखने लगा। तो ये थी विनय कुमार पाठक जी की कहानी जो बीत गई सो बात गई। मिलती हूँ किसी नई रचना के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए।